क्या हम उस चौराहे दोराहे पर आ रहे हैं राकेश भाई कि अब बीजेपी को ये बताना होगा या ये तय करना होगा और संघ भी उसमें शामिल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन बीजेपी का चेहरा? नहीं, अभी तो संदीप भाई सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से आपको 29 तक सरकार चलानी है, सरकार सुचारू रूप से चले उसके लिए आपको पूरी गाड़ी दुरुस्त रखनी होगी। ये सुचारू रूप से तो चलती दिख नहीं, उसके लिए आपको संगठन भी उसी तरह से हाथ में रखना होगा जैसे अभी जेपी नड्डा जी के टाइम पे रखा गया है। हाँ। अब दो चीज़ें समझिए, अभी जून में एक बैठक हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की संघ की, ये ठीक 2024 के चुनाव के बाद। दूसरी बैठक अभी रांची में हुई जिसमें पहली बार सभी प्रांत प्रचारकों के साथ एक बैठक की गई और उस बैठक को बताया गया मीडिया में कि इस बैठक के पीछे क्या कारण था। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है वो केरल में हो रही है। जो हर साल जुलाई बैठक होती है संघ की, इस बार केरल में हो रही है और इसमें पहली बार मैं 2014-15 के बाद नहीं सुना कि भाजपा और संघ की समन्वय समिति की बैठक हुई है, लेकिन केरल में वो समन्वय समिति की बैठक हो रही है। लेकिन उसको समन्वय समिति की बैठक नाम नहीं दिया गया है, उसको कहा गया है अनुषांगिक संगठन के सहयोगियों के साथ बैठक। अगस्त से ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शुरू होने वाला है और अगस्त में ही ये बैठक होने वाली है। जो बार बार प्रश्न ये आ रहा है कि कौन होगा अध्यक्ष, तो मुझे लगता है सहमति का पहला जो अध्याय जो आप कह रहे हैं वो वहीं से चैप्टर शुरू होगा। और संघ कहता है कि हम फैसला नहीं सुनाते, हम सुझाव देते हैं। संघ कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा किया है जब भारतीय जनता पार्टी उससे सुझाव लेने के लिए मजबूर हुई है। केशव प्रसाद मौर्य, जो मेरे पास जो जानकारी है, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं हलचल कर रहे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए हलचल कर रहे। संगठन की बात लगातार और वो उनको पता है कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। और देखिए, संगठनकर्ता के रूप में उनका प्रदर्शन जितना अच्छा रहा, मंत्री के रूप में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के जिन दो शीर्ष नेताओं की आप बात करते हैं, उनको भी लगता है एक ऐसा नाम संघ के पास जाना चाहिए जिसको संघ इनकार ना कर सके। तो केशव प्रसाद मौर्य जी संघ पृष्ठभूमि के हैं, संगठन में काम कर चुके हैं, तो जब ये नाम जाएगा, अशोक सिंघल जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, विश्व हिंदू परिषद को विश्व स्तर पर पहचान दी, उनके परम शिष्य हैं। हाँ। केशव मौर्य जी। तो जब भारतीय जनता पार्टी से केशव मौर्य का नाम जाएगा तो संघ कहीं भी इनकार करने की स्थिति और योगी आदित्यनाथ को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है, केशव प्रसाद मौर्य को तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो कागजों में ये ठीक लग रहा है कि ऐसा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस आप कुछ बनने की बजाय आप ऐसा बने कि जो आप बनना चाहते वो आपको रिपोर्ट करे। और फिर ओबीसी चेहरा उत्तर प्रदेश नंबर 2 कौन है वो ओपन क्वेश्चन बना रहेगा। तो अपनी मेहनत करते रहो सब। तो 29 तक के लिए एक पूरा चेक बैलेंस वाला काम चलता रहेगा। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस देखिए कागजों में बड़ा अच्छा लगता है, आपको जोड़ना चाह रहे हैं जमीन पर क्या हो रहा है, ये जमीन पर भी ऐसे ही हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए सबसे पॉजिटिव बात है जो ये रिजल्ट्स आए हैं उसमें ओबीसी दलित पिछड़ा जो वोट घटा है और जो नतीजा आया है वो उनको एक फेवर दे रहा है। और अभी तक आप रोज चिल्लाते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं कि भाई बीजेपी कोई अपर कास्ट अध्यक्ष बनाते हैं, तो अपर कास्ट के बजाय ओबीसी चेहरे को, दलित चेहरे को आगे लाने में भारतीय जनता पार्टी और संघ एक मदद कर सकती है। और जैसे राकेश जी ने जिक्र किया कि विश्व हिंदू परिषद से तो वो रहे हैं, उसमें कुछ जो नामों की चर्चा भी गर्म होने लगी थी चुनाव से पहले, मैं 4 जून से पहले की बात कर रहा हूं, उसमें एक संभावित नाम था मनोहर लाल खट्टर, एक नाम लिया जा रहा था शिवराज सिंह चौहान कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएं। अब वो दोनों तो बन गए मंत्री, तो और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ आते हैं, योगी आदित्यनाथ उनको रिपोर्ट बैलेंस में और होगा। हाँ, अगर केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बनते हैं तो शिवराज सिंह चौहान भी चेक हो जाएंगे। हाँ, पिछड़ी राजनीति में। हाँ, पिछड़ों की जो राजनीति है, जो शिवराज सिंह चौहान की यूएसपी है केंद्र में, तो केशव प्रसाद के बनने से वो भी चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। और केशव मैं एक छत्रराज बीजेपी के इकलौते चेहरे नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे, ये भी तय हो जाएगा एकदम। उसमें कोई समस्या ही नहीं है। ये तो सवाल अभी तक तो ये तो सवाल नहीं पर ये सवाल उठने रहे। ये तो बीजेपी के अंदर है ना कि भाई दूसरा कौन, नंबर 2 कौन।
नंबर 2 पे बात हो सकती है। हाँ, और अभी किसका नंबर आएगा? अंदर अंदर बहुतों के लड्डू फूटते रहते हैं या टूटते रहते हैं कि मेरा नंबर आएगा क्या, देखिए, नंबर 2 मैं रहूंगा क्या, बनूंगा क्या? मैदान में 2 ही लोग हैं, दोनों को हम लोग जान रहे हैं और उन्हीं दोनों की वजह से कार्यक्रम हो रहा है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास समय समय पर कराया है। 2017 में जब वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे तो 2 प्रमुख दावेदार थे, मनोज सिन्हा जी और केशव मौर्य जी, लेकिन वो बने। फिर आप याद करिए 18 में जब उपचुनाव हुआ तो 1989 से लेके लगातार जिस गोरखपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा जीतती रही, 18 में हार गई। क्यों हारी? क्योंकि उपेंद्र शुक्ला उनकी पसंद के कैंडिडेट नहीं थे। 2022 में केशव प्रसाद मौर्य अपनी पुरानी सिराथू सीट हार जाते हैं। सुनील बंसल की वापसी दिल्ली में होती है। आपके दारा सिंह चौहान जो सपा से 22 का चुनाव जीते होते हैं, उपचुनाव घोसी से हार जाते हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो बताते हैं कि योगी जी बीच बीच में अपनी ताकत का एहसास कराते रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।